दोस्तों, जब भी अमीर देशों की बात आती है तो हमारे सामने कतर, नॉर्वे और स्वीडन जैसी तस्वीरें आ जाती हैं। लेकिन जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में कहीं आप देखेंगे तो आपको एक छोटा सा देश नजर आएगा जिसका नाम है लिechtenstein, जो कि भारत से पर कैपिटा जीडीपी के मामले में 80 गुना ज्यादा अमीर है और एक लैंड लॉक्ड कंट्री होने के बावजूद भी इनकी 80% इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स पर बेस्ड है। पर ऐसा कैसे हो सकता है और लिechtenstein ने ऐसा क्या किया जो वो अचानक से इतना अमीर हो गया? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको लग रहा है कि लिechtenstein में तेल या फिर बाकी नेचुरल रिसोर्स पाए जाते हैं तो आप बिल्कुल ही गलत है। ये देश बहुत ही कम नेचुरल रिसोर्स वाला एक डबल लैंडलॉक्ड नेशन है। डबल लैंडलॉक्ड यानी कि जिन देशों से इसका बॉर्डर लगता है वो देश भी लैंडलॉक्ड है। लिechtenstein बहुत ही छोटा है और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू इतनी कम थी कि जिस रॉयल फैमिली के अंडर ये आता था वो इसे खरीदने से 123 साल बाद पहली बार वहां 1842 में आए थे। ये पहले होली रोमन एम्पायर का हिस्सा था। फिर 19वीं शताब्दी के दौरान ये एक इंडिपेंडेंट नेशन बनकर रहा और ये अपने पड़ोसी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था और उसने अपनी इकोनॉमी भी इन्हीं के मॉडल पर बेस कर रखी थी। खुद की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उन्होंने कई सारी स्विस टेक्सटाइल कंपनीज को भी वहां पर इनवाइट किया था और वहां पर टेक्सटाइल मिल्स लगना शुरू हो गई थी। लेकिन फिर पहला विश्व युद्ध हो गया और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के इस जंग में इन्वॉल्व होने के कारण लिechtenstein को मिलने वाली फूड सप्लाईज बंद हो गई। टेक्सटाइल मिल्स भी इस दौरान बर्बाद हो चुकी थी और साथ ही इकोनॉमिक सैंक्शंस ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ा दी थी। आखिर में विश्व युद्ध खत्म हुआ। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और अब लिechtenstein बचा था जिस पर बहुत कर्जा था क्योंकि उन्होंने वॉर के दौरान स्विट्जरलैंड से फूड सप्लाईज मंगवाई थी। आखिर में लिechtenstein ने डिसाइड किया कि वो एक कस्टम यूनियन के तहत अब स्विट्जरलैंड के साथ शामिल हो जाएंगे क्योंकि लिechtenstein का साइज बहुत छोटा था, इसलिए स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी पर भी इसका कोई भार नहीं पड़ना था। इस यूनियन के कारण उन्हें स्विस इकोनॉमी में एंट्री मिल गई थी और दूसरी तरफ वो अपने सभी ब्यूरोक्रेटिक फंक्शंस भी स्विट्जरलैंड को ट्रांसफर कर चुके थे जिस वजह से सरकार का खर्च बहुत कम हो गया था। लिechtenstein को लेकिन अभी भी ग्रो करना था और सेल्फ सफिशिएंट होना था जिसके लिए उन्होंने एक कमाल का प्लान बनाया और देश में टैक्स के लेवल को बहुत कम कर दिया। इसके अलावा उन्होंने फॉरेन कंपनीज को भी वहां पर रजिस्टर करना अलाउ कर दिया जिस वजह से वो अपने देश में टैक्स देने के बजाय लिechtenstein में रजिस्टर होकर वहां पर टैक्स दे सकती थी। उदाहरण के लिए अगर अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स 20% है और लिechtenstein में सिर्फ 5%, तो सभी अमेरिकन कंपनीज चाहेंगी कि वो लिechtenstein की कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो जाए जिससे उन्हें सिर्फ 5% टैक्स देना पड़े। ये एक जीनियस स्ट्रेटेजी थी क्योंकि धीरे धीरे कंपनीज वहां पर खुद को रजिस्टर करने लगी और लिechtenstein के बिना एक भी बिजनेस खोले टैक्स आना शुरू हो गया। इस स्ट्रेटेजी का ही नतीजा है कि आज वहां पर 50,000 से भी ज्यादा बिजनेसेस रजिस्टर्ड है जबकि उनकी जनसंख्या 39,000 है। एक तरह से कहा जाए तो वहां लोगों से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है। कम पॉपुलेशन वाले देशों के लिए इस तरह की स्कीम्स बहुत अच्छे से काम करती हैं क्योंकि अगर टैक्स का अमाउंट कम भी आ रहा है तो तब भी एक छोटी पॉपुलेशन के लिए अच्छा होता है जिसे सरकार फिर उन्हीं के बीच में स्पेंड कर सकती है। पर लिechtenstein के लिए ये ग्रोथ तुरंत नहीं आई थी। उन्होंने शुरुआत में इस टैक्स के पैसे से दोबारा खुद को इंडस्ट्रियलाइज करना शुरू कर दिया था। एक नया बैंक भी खोला जो अपने क्लाइंट का डेटा सीक्रेट रखता था और सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन तभी एक फाइनेंशियल स्कैंडल, एक फ्लड और दूसरे विश्व युद्ध ने इन अरमानों पर पानी फेर दिया। दूसरे विश्व युद्ध में यूं तो स्विट्जरलैंड न्यूट्रल था लेकिन खुद को बचाने के लिए उन्हें एक बड़ी फोर्स रेज करनी पड़ी थी और उन्हें बॉर्डर्स पर भेजना पड़ा था। इससे स्विट्जरलैंड में वर्कर्स की कमी हो गई। तब लिechtenstein के लोगों ने स्विट्जरलैंड में जाकर नई स्किल्स एक्वायर करना शुरू की और वो लोग भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करने लगे। इसके साथ साथ क्योंकि स्विट्जरलैंड पर इन्वेजन का भी डर था इसलिए कई मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत ही एडवांस और हाई क्वालिटी गुड्स की प्रोडक्शन को लिechtenstein में शिफ्ट कर दिया और वहां पर फिर एमिनेशन, प्रिसीजन टूल्स और इंजन कंपोनेंट्स बनाने लगे। यहीं से तय हो गया। उन्हें समझ आया कि इस तरह अपनी पॉलिटिक्स में एक न्यूट्रल पोजीशन एक्वायर करना जरूरी है और दूसरा कि हाई स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग एक अच्छा रास्ता है एक छोटे से देश को आगे लेकर जाने का। वॉर खत्म होते ही पूरे यूरोप को दोबारा से रीबिल्ड किया जाना था और इसके लिए अमेरिका ने अपने मार्शल प्लान के तहत बहुत सारा ऐसा खर्च किया था। अब यूरोप को न सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बल्कि फाइनेंशियल सर्विसेज की भी जरूरत थी और इसके लिए परफेक्ट लोकेशन बना लिechtenstein। उन्होंने हाईली स्पेशलाइज्ड और हाई क्वालिटी लो वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग पर अपना सारा फोकस रखा और वो मशीन कंपोनेंट्स और टूल्स बनाने लगे। इसके बाद प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स और डेंटल इक्विपमेंट्स जैसे सेक्टर्स में उन्होंने घुसना शुरू किया और आज के समय में वो फार्मास्यूटिकल और एडवांस इलेक्ट्रिकल सेंसर्स भी बनाते हैं। आज लिechtenstein के कई सारे बिजनेसेस ग्लोबल लीडर्स हैं और उसके पीछे भी उनके साइज का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि लिechtenstein का साइज और पॉपुलेशन दोनों ही बहुत छोटी है इसलिए वहाँ की कंपनीज अपने ही लोगों को सभी प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकती है और इसलिए उन्हें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही रहना होगा। बहुत सी कंपनीज को एक्सपोर्ट पर शिफ्ट होने में ये दिक्कत आती है कि एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट के लिए क्वालिफाई करने के लिए कुछ बेंचमार्क्स को पास करना होता है, लेकिन लिechtenstein की तो पूरी इकोनॉमी ही एक्सपोर्ट पर बेस्ड है, इसलिए वो कंपनी शुरू करते वक्त ही इन सभी लॉज और प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, जिस वजह से उनके साथ ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाता है। आज वहाँ के 95% बिजनेसेस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जिस वजह से उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर कॉम्पिटिटिव बनना पड़ता है। हाई स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग की वजह से लिechtenstein के अंदर जो लोग हैं वे सभी हाई पेइंग जॉब्स कर रहे हैं, क्योंकि सभी कुछ हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग पर बेस्ड है, इसलिए गरीबी और बेरोजगारी की समस्या भी वहाँ पर नहीं है। आज इस अल्ट्रा फोकस्ड और कॉम्पिटिटिव नेचर के कारण ही दुनिया के मार्केट्स में इनका बहुत प्रभाव है। आज दुनिया के 20% डेंटर्स लिechtenstein में ही बनते हैं, और अगर आप ज्यादातर डेंटिस्ट इक्विपमेंट्स देखें तो वो लिechtenstein से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लिechtenstein की इकोनॉमी का एक दूसरा इंजन उनका फाइनेंशियल सेक्टर भी रहा है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा लिबरल लॉज थे, और फिर वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हो या बिजनेसमैन, वो भी लिechtenstein में ही अपना पैसा रख रहे थे और उसे एक टैक्स हेवन की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। 1970 तक कोल्ड वॉर में अपनी न्यूट्रलिटी और प्राइवेसी लॉस ने इन्हें दुनिया भर का फेवरेट बना दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि लिechtenstein सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज के लिए मशहूर था, क्योंकि यहाँ पर जो ज्यादातर काम होता था वो लीगल था, और जब इस तरह का एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है तो फिर वहाँ से अलग अलग सर्विसेज देने वाले सेम सेक्टर बिजनेसेस का निकलना बहुत ही आम बात हो जाती है। लिechtenstein के फाइनेंशियल सेक्टर की असली ताकत उनकी अकाउंटिंग में स्पेशलाइजेशन, ट्रस्ट मैनेजमेंट और कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की क्वालिटी थी। लेकिन जैसे जैसे लिechtenstein में ज्यादा से ज्यादा कंपनीज ने रजिस्टर करना शुरू कर दिया था, लिechtenstein के पास इतना पैसा आ गया था कि उन्होंने टैक्स को और कम कर दिया, जिस लालच में और भी कंपनीज वहां पर आने लगी, और इसने बहुत सारे बाकी देशों को परेशान कर दिया था, क्योंकि वो अब इन कंपनीज पर टैक्स नहीं लगा पा रहे थे। फिर 1991 में लिechtenstein ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया, और 1995 में यूरोपियन यूनियन को, जिसने लिechtenstein के मार्केट को 50 करोड़ यूरोपियंस के लिए खोल दिया, और उनकी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिला। लिechtenstein इतनी तेजी से ग्रो कर रहा था कि उसे लेबर इंपोर्ट करनी पड़ी, और आज वो डेट में तो छोड़िए बल्कि 50% सरप्लस में है, यानी जितना उसकी सरकार खर्च करती है उससे ज्यादा पैसा उनके पास हर साल आ जाता है। ये पैसा वहाँ पर फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज और बाकी तरह की सर्विसेज में इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि लिechtenstein के टैक्स के कारण बाकी देशों को बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही थी, और फिर बाद में कई सारे फाइनेंशियल स्कैंडल्स भी हुए थे जो लिechtenstein के साथ जुड़ने लगे थे, जिस वजह से उन्हें कुछ वक्त के लिए OECD की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया था, और उन्हें अपने स्पेशल बैंकिंग प्राइवेसी लॉज को 2009 में रिमूव करना पड़ा। इसने कुछ वक्त के लिए कुछ बिजनेसेस को प्रभावित किया, लेकिन इस गोल्डन रन में वो लोग अपनी इकोनॉमी को इतना रोबस्ट बना चुके थे कि इस एक चेन से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, और आज भी वहाँ के टैक्स रेट्स काफी देशों से कम हैं। ये सिर्फ पिछले 100 साल में ही हुआ है कि एक छोटा सा देश जिसके पास कुछ नहीं था और जिसे बाकी देशों की शरण लेकर रहना पड़ता था, वो आज इतनी बड़ी फोर्स बन चुका है कि शायद उसे दोबारा कोई स्लो डाउन ना कर पाए। आज न सिर्फ वहाँ पर कैपिटा GDP मोनाको जैसा देश के बराबर है, बल्कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शायद दुनिया के सबसे हाईएस्ट में से एक है। आपको क्या लगता है, कभी इसी तरह की ग्रोथ भारत जैसे देश में संभव है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें,